Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार झा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्थित मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईआईटी कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में शुरू किए गए इस बहुत नायाब जो मुहिम है स्वयं प्रभा, उसके अंतर्गत मैंने 20 लेक्चर्स की पूरी एक से फहरिस्त के साथ एक कोर्स को इंट्रोड्यूस किया है। और इस कोर्स के तहत जो है जो 20 लेक्चर्स है उसमें आज मैं आपको 14वें लेक्चर्स 14th लेक्चर जो है वो ई गवर्नेंस के रूप में दे रहा हूँ। इससे पहले हमने ब्रॉडर एरिया पे बात किया है, पब्लिक पॉलिसी पे बात किया है, डिसेंट्रलाइजेशन पे बात किया है। अगर आप देखेंगे तो बजटरी पूरा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे बात किया है। और जो सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं वो, और इससे पहले जो है 2 लेक्चर्स में गुड गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, सिटीजन चार्टर, इस पे हमने विस्तार से आपके साथ बात करने की कोशिश की है। अभी आज का जो लेक्चर है वो ई गवर्नेंस के ऊपर है। और ई गवर्नेंस को समझने से पहले हमें हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि जो पूरा गवर्नेंस है, पूरा गवर्नेंस का मॉड्यूल है वो किस तरह से काम करता है और गवर्नेंस किस तरह से गवर्नमेंट से अलग होता है। एक 2 शब्द है गवर्नमेंट और एक जो शब्द है वो है गवर्नेंस, तो दोनों एक दूसरे से अलग है। तो उन दोनों का क्या अर्थ है, क्या दोनों में डिफरेंसेस है, गवर्नेंस की बात आज हम क्यों कर रहे हैं, हम लोग गवर्नेंस पे आज क्यों फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट का आशय है परंपरागत रूप से जब सरकारी संस्थाएं काम करती है और काम करने का जो परंपरागत तरीका है, जहां नौकरशाही बहुत महत्वपूर्ण होती है, जहां संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसको हम सरकार कहते हैं। अभिशासन या गवर्नेंस सरकार के काम करने के एक बेहतर तरीके की ओर इंगित करता है। कई बार बहुत सारे स्कॉलर यहाँ तक कहते हैं कि गवर्नेंस में गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब अगर आप गवर्नेंस के पूरे शब्दावली को देखें तो यहाँ 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टेट, मार्केट और तीसरा सिविल सोसाइटी। तो स्टेट तो गवर्नमेंट में भी था, मार्केट ने उदारीकरण की प्रक्रिया के साथ आया है, लेकिन मार्केट को काउंटर बैलेंस करने के लिए सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज भी जो है इसके अंतर्गत आ रहा है। तो इस तरह से गवर्नेंस ज़्यादा बेहतर शासन की बात कर रहा है, ज़्यादा अनुक्रियाशील शासन की बात कर रहा है। तो गवर्नेंस के भी अलग अलग प्रारूप आप देखते होंगे। कई बार हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, कई बार बात करते हैं ई गवर्नेंस की, कई बार बात करते हैं हम कि कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की आजकल बात कर रहे हैं, कई बार बात करते हैं हम नेटवर्क गवर्नेंस की। ये सारी नई नई शब्दावलियाँ हैं गवर्नेंस के अंदर जिस पे आजकल हम लोग खूब बात कर रहे हैं। तो आज के क्लास में हम बेसिकली उन सारे प्रारूपों में अलग प्रारूप ई गवर्नेंस के ऊपर फोकस करेंगे। ई गवर्नेंस होता क्या है और वो पॉलिसी में, पॉलिसी डिज़ाइन में, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से ई गवर्नेंस के आने से जो है शासन ज़्यादा बेहतर हुआ है, शासन में काम करने का तरीका ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में इसकी भूमिका को अगर देखें तो ई गवर्नेंस लोक प्रशासन में सुशासन को व्यवस्थित करने वाली युक्ति है। मतलब जब भी हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं यानी बेहतर शासन या सुशासन की बात करते हैं तो वो अलग अलग फील्ड में पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को बेस्ट करने की मुहिम को रेखांकित करता है। तो उसमें डेफिनेटली ई गवर्नेंस भी एक है, क्योंकि इसमें आप एक अलग तरीके से काम करने के तरीके को ईजाद कर रहे हैं, उसको इन्वेंट कर रहे हैं। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये आयाम है उसका। गवर्नेंस के बहुत सारे कारक हैं, जैसे ई गवर्नेंस है, नेटवर्क गवर्नेंस है, ई कॉमर्स है, ताकि प्रशासन में क्या आए,
कार्यकुशलता हो, जवाबदेही हो। मतलब जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कैसे कार्यकुशल हो, कैसे इफ़िशिएंट हो, कैसे वो जवाबदेह बने, अकाउंटेबिलिटी बने, इसलिए ये सारे टर्मोलॉजीज़ आ रहे हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम ई गवर्नेंस आप देखिए नए नए टर्मोलॉजीज़ आ रहे हैं, ई कॉमर्स की बात हो रही है, नेटवर्क गवर्नेंस की बात हो रही है। तो ये सब इसी संदर्भ में आ रहा है कि कैसे प्रशासन को हमें जवाबदेह बनाना है, कार्यकुशल बनाना है, मितव्ययी बनाना है, आंसरेबल बनाना है। तो यहाँ ई का आशय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक से है। ई गवर्नेंस में ई का आशय है इलेक्ट्रॉनिक से, यानी सरकारी क्रियाकलाप और गवर्नेंस की पूरी प्रविधि को सूचना तकनीकी के माध्यम से गति देना। जो यानी कि काम करने का जो तरीका है उसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो सूचना आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप उसको पुश कर रहे हैं। पहले भी सरकार काम करती थी, लेकिन अब गवर्नेंस में स्पेसिफिक जो रोल हो गया है वो सूचना प्रौद्योगिकी का है, इंटरनेट का है। तो इसलिए ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस उसी एक खास पक्ष को बहुत ज़्यादा जोड़ देता है। इसका उद्देश्य वही है, पारदर्शी, जवाबदेह और द्रुत सरकार बनाना। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और स्पीडी गवर्नमेंट बनाना इसका उद्देश्य। भारत में ई गवर्नेंस की पूरी प्रविधि की शुरुआत जो है निकनेट, द नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क के शुभारंभ से माना जाता है। निकनेट को 1990 तक सभी राज्य की राजधानियों और सभी जिला मुख्यालय तक जोड़ने की जो है मुहिम इसके तहत की गई। पहले सभी राज्य की राजधानी और फिर डिफरेंट स्टेट के जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक जो है इसको जोड़ा गया और जोड़ा जाने का इसका जो है लक्ष्य रखा गया। जहाँ तक एग्जिस्टिंग लिटरेचर की बात है तो हम इसमें ई गवर्नेंस से जुड़े भी एग्जिस्टिंग लिटरेचर को देखेंगे, क्या क्या लिखा पढ़ा गया है ई गवर्नेंस में और वो कितना फ़र्क रखता है अकादमिक लेखन में और एक विद्यार्थियों के सोच चिंतन में भी। जब हम कुछ चीज़ों को बहुत डेंस, गंभीर, गहीर अकादमिक लेखों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो उसका वजन ज़्यादा बढ़ता है। इंस्टीड ऑफ कि हम केवल कहानी, फैक्ट दूसरे तरीके से वन लाइनर रखते हैं, उसके साथ साथ अगर हम जब एग्जिस्टिंग लिटरेचर के साथ जो है हम उस थीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स तो होता है, लेकिन साथ में जो है ज़्यादा गंभीर एक विमर्श के रूप में इसका उभार होता है। तो बहुत सारे एग्जिस्टिंग लिटरेचर है इसके अंतर्गत जिसको हमें देखा जाना चाहिए। पहला है एफ बेनिस्टर और रेजिना कॉलोनी का 2020 में डिफाइनिंग ई गवर्नेंस, जो कि ई सर्विस जर्नल में प्रकाशित हुई थी। एंड दिस आर्टिकल सीक्स टू प्रोवाइड डिस्टिंक्शन बिटवीन ई गवर्नेंस एंड ई गवर्नमेंट। इस लेख में सर्वप्रथम ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट के बीच जो अंतर है उसको रेखांकित किया गया है। द आर्टिकल प्रपोजेज ए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल एंड नॉर्मेटिव गवर्नेंस इन द पब्लिक सेक्टर। यह लेख जो है एक तरह से एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर संरचनात्मक और मानकीय गवर्नेंस जो है पब्लिक सेक्टर में जो है उसके बीच को डिफरेंशिएट किया गया है। It explores the impact of information and communication technology on these governance forms, using example asserting that ICT has varying effects across different aspects of governance with notable influence in some areas and minimal impact in others. यह उदाहरण का उपयोग करते हुए इन शासन रूपों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव की पड़ताल करता है, जिसमें कहा गया है कि आईसीटी का शासन के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रभाव और दूसरों पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। मतलब आईसीटी का जरूरी नहीं है कि सारे क्षेत्रों पे एक समान प्रभाव पड़े, कुछ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, कुछ पे न्यून प्रभाव होगा। तो सभी प्रभावों के ऊपर जो है ये विस्तार से जो है अपने अपने पक्ष को रखने की कोशिश करता है ये आर्टिकल डिफाइनिंग गवर्नेंस। दूसरा जो लिटरेचर है वो आर रोज़ का है। ये भी 2005 में प्रकाशित है और इसके अंतर्गत ए ग्लोबल डिफ्यूज़न मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस इसका शीर्षक है और ये लेख जो है जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा ये प्रकाशित है। एंड दिस आर्टिकल talks about the level of e-governance development in country depends on the
combined availability of national and local IT services and the informal social and human capital creating a demand for e-governance। यानी यह लेख प्रमुखता से क्या करता है कि ई गवर्नेंस के विकास, देश में ई गवर्नेंस के विकास जो है वो किस पर निर्भर करता है, इस बात को रेखांकित करता है, किस पे, कंबाइंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल एंड लोकल आईटी सर्विस। यानी इसमें राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों के आईटी सेवाओं को इसमें कंबाइन किया गया है। साथ ही साथ इनफॉर्मल सेक्टर यानी अनौपचारिक सेक्टर और ह्यूमन कैपिटल मानवीय पूंजी, इन दोनों को जोड़कर जो है एक नया ई गवर्नेंस के डिमांड करने की ये बात करता है। आर्टिकल ऑल्सो हाईलाइट्स द रोल ऑफ इंटरनेट एक्सेस एज की फैक्टर विच वेरीज वाइडली बेस्ड ऑन कंट्रीज रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल ओपननेस। यह लेख इस बात को भी रेखांकित करता है कि किस तरह से इंटरनेट के सुलभता की भूमिका भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है किसी भी देश में ई गवर्नेंस के विस्तार में। और इट ऑल्सो शोज दैट द इंटरनेट कैन एक्सर्ट प्रेशर और एंटी करप्शन इनिशिएटिव इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड बूस्ट डिसिडेंट मोबिलाइजेशन इन क्लोज्ड रिजीम। साथ ही साथ ये लेख इस बात को भी रेखांकित करता है कि किस तरह से जो इंटरनेट ने एक प्रेशर क्रिएट किया, जब इंटरनेट का बहुत प्रयोग कर रहे हैं तो एक एंटी करप्शन जो इनिशिएटिव है, भ्रष्टाचार विरोधी पहल पर ये दबाव डालता है और बंद शासन में जो क्लोज्ड रिजीम है उसमें असंतुष्ट लोगों को लामबंदी करता है। जो लोग जो है सूचना चाह रहे हैं, जो लोग गवर्नेंस के अलग मॉड्यूल की तलाश कर रहे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं एक छतरी के नीचे लाने का काम करता है, उनको आपस में जो है जोड़ने का काम करता है। तो इन सभी लिहाज से अगर देखें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल के रूप में ये दिखाई पड़ता है। अगला आर्टिकल जो है वो कुलभूषण चंद्र सक्सेना द्वारा लिखित आर्टिकल है, 2005 में प्रकाशित है, टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ई गवर्नेंस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट जो है ये जर्नल है, उसमें ये प्रकाशित है। एंड द पेपर एम्स टू डिफाइन की एट्रीब्यूट्स फॉर ए गवर्नेंस सेंट्रिक इनिशिएटिव कॉल एक्सीलेंट ई गवर्नेंस एंड आउटलाइंड ए मेथडोलॉजी टू अचीव एक्सीलेंस इन ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन। यानी यह लेख जो है गवर्नेंस केंद्रित जो पहल है जिसे एक्सीलेंट गवर्नेंस कहा गया है उसकी तलाश करता है, तथा साथ ही एक ऐसे पद्धति या मेथडोलॉजी को रेखांकित करता है टू अचीव, ताकि ई गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन को, ई गवर्नेंस से जुड़े क्रियान्वयन को सफलतापूर्वक हासिल किया जाए। Utilizing a case study approach, it distinguishes between e-government and e-governance, highlighting the status of e-governance in developing nation. इस लेख में प्रमुख रूप से केस स्टडी अप्रोच का प्रयोग किया गया है और उसके जरिए ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच अंतर क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और ख़ास तौर पर जो विकासशील देश हैं उसमें ई गवर्नेंस के स्टेटस, ई गवर्नेंस के स्तर को रेखांकित किया गया है। द पेपर ऑल्सो कॉन्ट्रास्ट टेक्नोसेंट्रिक एंड गवर्नेंस सेंट्रिक ई गवर्नेंस अप्रोच। साथ ही साथ यह लेख जो है वो तकनीकी केंद्रित ई गवर्नेंस और गवर्नेंस केंद्रित ई गवर्नेंस अप्रोच के बीच भी अंतर करता है, और अंततः इट इंट्रोड्यूसेस द ई गवर्नेंस इंजीनियरिंग methodology as a means to ensure excellence in e-governance initiative when applied। और साथ ही साथ अंततः यह लेख क्या करता है, ई गवर्नेंस जो इंजीनियरिंग है उसके मेथडोलॉजी को एक साधन के रूप में स्वीकार करता है, ताकि ई गवर्नेंस से जुड़े जो पहल है उसमें एक्सेलेंस हो, उसमें जो है और शुद्धता आए, वह और सफल हो जब इसे अप्लाई किया जाए। अगला जो लेख है वो पी मित्तल और अमरदीप कौर का है, 2013 में प्रकाशित इस लेख का शीर्षक है ई गवर्नेंस ए चैलेंज फॉर इंडिया, और यह लेख जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नाम से जो ये जर्नल है उसमें ये प्रकाशित यह लेख है। और इस लेख के अंतर्गत बेसिकली दिस रिसर्च पेपर अंडरस्कोर्स द प्रिलिमिनरी चैलेंजेस
एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटिंग ई गवर्नेंस इन इंडिया। यानी यह लेख जो है वो भारत में ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन से जुड़े जो प्राथमिक चुनौतियां हैं उसको रेखांकित करता है। इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया कैरेक्टराइज्ड बाय लो लिटरेसी लेवल and a significant population living below the poverty line, people lack awareness about the advantages of e-governance. भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ की लोग लो लिटरेसी लेवल पे हैं, साक्षरता का दर बहुत निम्न है और एक बड़ी आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं, वहाँ लोग में अवेयरनेस की कमी है, ख़ास तौर पे ई गवर्नेंस के जो लाभ हैं उसके प्रति। यानी लोग जो हैं, जो ई गवर्नेंस की विशेषताएं हैं, उसके लाभ हैं, उसके एडवांटेजेस हैं, उसके प्रति जो है लोग कम जागरूक है, या कह सकते हैं उनमें जागरूकता का अभाव शायद इसलिए कम है क्योंकि लिटरेसी जो है उनकी कम है। अगला जो आर्टिकल है वो एम फिंगर और गेल पेकॉट का है। ये 2003 में प्रकाशित एक लेख है, फ्रॉम ई गवर्नमेंट टू ई गवर्नेंस टूवर्ड्स ए मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस। और ये लेख इलेक्ट्रॉनिक जर्नल ऑफ ई गवर्नमेंट जो शीर्षक से एक जर्नल है उसमें प्रकाशित हुआ है। एंड दिस कंसेप्चुअल पेपर एग्जामिन्ड हाउ द न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन्फ्लुएंस द इवॉल्विंग गवर्नेंस मैकेनिज्म एट डिफरेंट लेवल फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल। ये पेपर इस बात को एग्जामिन करता है कि किस तरह से लोकल से ग्लोबल हर स्तर पर नया सूचना, नया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, और उससे किस तरह से गवर्नेंस का मैकेनिज्म उससे प्रभावित हो रहा है। एंड इट एम्स टू डेवलप ए कंसेप्चुअल मॉडल टू अंडरस्टैंड द ट्रांजिशन टू ई गवर्नेंस एंड एक्सेस इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द स्टेट एंड सोसाइटी। और इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस में हुए संक्रमण, जो ई गवर्नेंस के अंदर भी पूरा ट्रांजिशन का फेज है, तो उसके संक्रमण को समझने और राज्य और समाज के लिए इसके निहितार्थों का आकलन करने के लिए एक वैचारिक मॉडल को जो है विकसित करना है। यानी इसके ज़रिए एक वैचारिक मॉडल का भी जो है डेवलपमेंट करने का जो है इसका लक्ष्य है। अगला जो आर्टिकल है वो एलुको ओपियमी एडोनो एंड गैब्रियल टेमिटो एड्रेनोला का है। ये 2019 में प्रकाशित लेख ई गवर्नेंस करप्शन इम्पास इन नाइजीरिया ए डेवलपमेंटल एक्सपीडिशन सिनॉप्सिस पे जो है शीर्षक से है। और ये किताब का एक चैप्टर है, और दिस चैप्टर एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ई गवर्नेंस एंड करप्शन, highlighting e-governance as a preventive measure against corruption, corrupt practices due to its transparent nature। यानी लेख का जो है ये जो चैप्टर है इसमें दरअसल ई गवर्नेंस को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ा गया है, और जोड़ते हुए इस बात को हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से ई गवर्नेंस को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरह से प्रिवेंटिव मेजर के रूप में, यानी एक निवारक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा नेचर जो है वो ट्रांसपेरेंट नेचर है। Using Nigeria as a case study among developing countries, the paper concludes that increased investment in e-governance is essential to further diminish the impact of corruption। नाइजीरिया को केस स्टडी के रूप में इसमें प्रयोग किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, विकासशील देश में, और उसको केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत करते हुए यह लेख इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जब ई गवर्नेंस का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ई गवर्नेंस में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो भ्रष्टाचार पे प्रभाव जो है वो खूब होगा, भ्रष्टाचार की वारदात जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी और जागरूकता इसमें बहाल होगी। एक दूसरे महत्वपूर्ण लेख में सिंह व उनके साथियों के द्वारा 2010 में जिसका शीर्षक है ई गवर्नेंस फॉर इम्प्रूव्ड पब्लिक सेक्टर सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, इथोपिया एंड फीजी, मतलब इथोपिया और फीजी में इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी को में इंडिया, इथोपिया एंड फीजी 3 देशों का इसमें तुलनात्मक अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में ये प्रकाशित लेख है। और इस लेख में दिस पेपर इज़ टू एक्सप्लोर द एक्सटेंट ऑफ करप्शन इन इंडिया, फीजी एंड इथोपिया एंड सर्वे सिटीजन परसेप्शन ऑफ हाउ ई गवर्नेंस कुड फाइट करप्शन। मतलब इस लेख में इन तीनों देशों में
भ्रष्टाचार का जो विस्तृत रूप है इसकी पड़ताल की गई है और साथ ही साथ ई गवर्नेंस के ऊपर एक लोगों के विचारों को, लोगों के परसेप्शन को, उनकी मान्यताओं को सर्वे किया गया है कि कैसे सिटीज़न चार्टर या ई गवर्नेंस जैसा प्रयोग जो है वो करप्शन के खिलाफ फाइट कर सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है. The main objective of this paper is to investigate and explore the potential of e-governance application in 3 countries representing 3 different region of Asia, Africa and ओशियाना. इस पत्र का एक प्रमुख उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और ओशियाना के 3 अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 देशों में ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग की क्षमता की जांच और उसका अन्वेषण करना. तो ये अपने आप में ये नया लेख है उस मायने में क्योंकि इसमें एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी किया गया है 3 अलग कॉन्टिनेंट के 3 अलग देशों का. तीनों ही डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे जो समस्या है वो कॉमन है, भ्रष्टाचार की समस्या, और उसके खिलाफ जो है लोगों के राय को लिया गया कि मतलब उसमें पीपुल्स नैरेटिव को प्रस्तुत किया गया कि किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में जो है ई गवर्नेंस जो है एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकता है. अगला जो है लेख वो एस मेडोन का है, वो 2009 में प्रकाशित ये लेख है ई गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट. ई गवर्नेंस फॉर डेवलपमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी, वर्क एंड ग्लोबलाइजेशन जो है ये शीर्षक से पेलग्रेव मैकमिलन की ये किताब है और इसमें एक चैप्टर के रूप में ये लेख प्रकाशित है. एंड दिस चैप्टर provides an overview of the e-governance for development discourse, covering its evolution, key applications and current research. यानी ये लेख जो है ई गवर्नेंस के विकास संबंधी विमर्श और उसकी इवैल्यूएशन, पूरा उसका विकास, उनके की एप्लीकेशन, उनके प्रमुख अनुप्रयोग और जो वर्तमान में शोध है उन सब को रेखांकित करता है. एंड इट इंट्रोड्यूसेस ए conceptualization of e-governance for development considering various level of analysis. इसमें e-governance के डेवलपमेंट को कंसेप्चुलाइज करने के लिए, विश्लेषित करने के लिए अलग अलग लेवल पे जो है, अलग अलग स्तरों पर इसको विश्लेषण करने की कोशिश की गई है. एट द मैक्रो लेवल अगर आप स्थूल रूप से देखें, ऊपरी स्तर पर देखें तो इट एक्सप्लोर्स डेवलपमेंट पॉलिसी प्रायोरिटीज़ एंड स्ट्रैटेजीज़. यानी मैक्रो लेवल पे इसमें जो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ प्रायोरिटीज़ है यानी विकास संबंधी नीतिगत की जो प्राथमिकताएं हैं वो और रणनीतियाँ उनको फोकस किया गया है. द माइक्रो लेवल फोकसेस ऑन इंडिविजुअल कम्युनिटी मेंबर्स एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूव्ड गवर्नेंस सर्विसेज, एनालाइजिंग कल्चरल नॉर्म्स. और माइक्रो लेवल पे जो व्यक्ति हैं, सामुदायिक सदस्य हैं, उनके उस गवर्नेंस सर्विस से उनको कितना लाभ हो रहा है उसके लिए कल्चरल नॉर्म्स को, सांस्कृतिक जो नॉर्म्स है उसको विश्लेषित करने की कोशिश की गई है. इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिन लोकल इंटरमीडिएरीज who plays a crucial role in connecting formal and informal governance structure. साथ ही साथ एक बीच का जो स्तर है, एक माइक्रो और मैक्रो दोनों स्तर के अलावा एक बीच का स्तर जो है वो इंटरमीडिएरी स्तर है यानी मध्यवर्ती स्तर है. और उसका काम क्या है? उसका काम है जो फॉर्मल संस्थाएं हैं यानी जो स्टेट लेड संस्थाएं हैं और जो इनफॉर्मल संस्थाएं हैं यानी जो लोकल संस्थाओं, उनके बीच में कैसे ये जो है वो कनेक्शन का काम करेगा, कैसे जोड़ने का काम करेगा ताकि कम्युनिटीज़ को, समुदाय को जो है विकास का लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, समुदाय को अधिक से अधिक विकास की प्रयोजनाओं का बेहतर लाभ मिले. तो एक तरह से उस लिहाज से देखें तो इस लेख की खासियत है और इस लेख ने तीनों लेवल पे जो है सिटीजन ई गवर्नेंस के मॉड्यूल को इस्टेब्लिश करने पे फोकस करा है. पहले तो माइक्रो लेवल पे, एक सेकेंड इज़ मैक्रो लेवल और थर्ड इज़ इंटरमीडिएरी लेवल. और तीनों लेवल जो है वो पॉलिसी डिज़ाइन में, पॉलिसी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में, पब्लिक पॉलिसी में, हर जगह ये तीनों लेवल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है और इसके इर्द गिर्द जो है विमर्श निकल के आ रहा है आज. अगला जो है ये सुभाजीत बासु का लेख है, ई गवर्नेंस एंड developing countries and overview, international review of law, computers and technology के
शीर्षक से है। ये इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ लॉ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी जो है ये जर्नल का नाम है। और इसमें दिस पेपर एग्जामिन द लीगल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। यानी ये जो पेपर है वो ई गवर्नेंस से जुड़े जो कानूनी और आधारभूत संरचना का विषय है उसको फोकस करता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। मतलब विकासशील देशों के नज़रिए से ये जो आधारभूत संरचना है और कानूनी संरचना है ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ उसको फोकस कर रहा है। पर्टिकुलरली इट विल एग्जामिन हाउ फार द डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन सक्सेसफुल इन प्रोवाइडिंग ए लीगल फ्रेमवर्क। और ख़ास तौर पे ये जो लेख है वो इस बात को एग्जामिन करता है, इस बात को विश्लेषित करता है कि विकासशील देशों में जो है किस तरह से कानूनी फ्रेमवर्क को बहाल करने में सफलता पाई है। जैसे आप कोई नीति ला रहे हैं, जैसे आप कोई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो पॉलिसी तो बिल्कुल ही जो है सक्सेसफुल नहीं होती है अगर उसको आप किसी लीगल फ्रेमवर्क के साथ नहीं बांध के देखते हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क के साथ बांधने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिसी को ठीक तरीके से लीगैलिटी के दायरे में लाए, उसको बहुत सटीक उसके नियम कानूनों उसके स्टेप्स आदि को हम विश्लेषित करें। और या आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड जो है, रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीड्योर जो है उसको आप बहुत सिस्टमेटिकली जो है वो उसमें डिफाइन करें। तो और ख़ासतौर विकासशील देशों के साथ ये ज़्यादा समस्याएं हैं, तो विकासशील देशों पे ही आधारित ई गवर्नेंस के अधिकांश पर्चे हैं आप देख रहे हैं। जो लेख हमने सेलेक्ट किया वो विकासशील देशों के ही इर्द गिर्द ज़्यादा है। अगला जो ये लेख है वो एक्पिन ओबंग और उनके साथियों के द्वारा 2023 में लिखा गया लेख है, ई गवर्नेंस एज गुड गवर्नेंस। यानी गुड गवर्नेंस के समरूपक के रूप में एक तरह से उसके समान स्टेटस के रूप में ई गवर्नेंस को देखा गया है। एविडेंस फ्रॉम 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, और इसमें जो है लगभग 15 पश्चिम अफ्रीकी देशों के एग्जाम्पल के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। और ये लेख इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट राउटलेज से पब्लिश्ड है और उसमें ये छपाया लेख है। और इसमें दिस स्टडी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ई गवर्नेंस एंड गवर्नेंस इन 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज यूजिंग वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स एंड ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें दो चीज़ों को यूज़ किया गया है। क्या? पहला है वर्ल्ड गवर्नेंस के इंडिकेटर को, यानी विश्व गवर्नेंस का क्या क्या संकेतक है, और दूसरा ई गवर्नमेंट के डेवलपमेंट इंडेक्स को। इन दोनों को साथ में रख के जो 15 पश्चिम एशियाई अफ्रीकी देश है वहाँ पे ई गवर्नेंस और गवर्नेंस का क्या सिचुएशन है उसको तुलनात्मक रूप से जो है प्रस्तुत करने की इसमें कोशिश की गई है। एंड द एनालिसिस शो ए पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीटी इन गवर्नमेंट गोल। और जो लेख है वो कुछ एक सकारात्मक निष्कर्ष के साथ आगे बढ़ते हैं जो बताते हैं कि कैसे सरकारी उद्देश्यों में आईसीटी का प्रयोग जो है उसे ज़्यादा प्रभावी बनाता है। मतलब अगर सरकारी कार्यों में आप आईसीटी को एक टूल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो पहले से आज बेहतर परिणाम निकल के आ रहा है, पहले से ज़्यादा बेहतर उसका जो है निष्कर्ष निकाल के आ रहा है। द स्टडी concludes that integrating ICTs with established governance structure leads to better outcomes, providing empirical evidence in context with limited resources। और साथ ही साथ ये स्टडी जो है इस बात को निष्कर्षित करता है कि कैसे हम अगर ICTs को इंटीग्रेट करें, जो मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्टेब्लिश गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो पहले से स्थापित गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके साथ अगर लिंक करेंगे तो हमेशा उसका बेहतर परिणाम आएगा। और इसमें प्रोवाइडिंग एम्पिरिकल एविडेंस इन कंटेक्स्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। और सीमित संसाधन में क्या होगा कि ज़्यादा अनुभव जन्य जो है इससे एविडेंस भी निकल के आएंगे। तो इन दोनों लिहाज से जो है ये बहुत बेहतर जो है ये लेख भी माना जाएगा। अगला जो सेक्शन है इस लेक्चर का जिसमें अब हमने देखा अभी तक कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है ई गवर्नेंस का, और हमने इस बात की भी चर्चा की कि एक वास्ट लिटरेचर जो ई गवर्नेंस का है वो क्या क्या है। आगे के अभी के हिस्से में हम इस बात को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ई गवर्नेंस का क्या है, यानी ई गवर्नेंस के
क्या उद्देश्य है, ई गवर्नेंस कैसे अपने उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ता है और किस तरह से वो गुड गवर्नेंस के जो लार्जर गोल है उसमें उसमें अपनी भूमिका को तलाशता है। तो सरकार नागरिकों और व्यवसायों के बीच शासन का समर्थन और सरलीकरण करना, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे व्यवसाय हो यानी बिजनेस हो, उसमें जो शासन का तरीका है, गवर्नेंस का जो वैल्यू है उसको सपोर्ट करना और उसको सिंप्लीफाई करना। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इंटरनेट आने से चीज़ें सिंप्लीफाई हुई है, तो वो जो सिंप्लीफाई हुआ है उस पूरे प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करना। कुशल सार्वजनिक सेवाओं और लोगों, व्यवसायों और सरकार के बीच प्रभावी बातचीत के माध्यम से समाज की ज़रूरतों और उपेक्षाओं को संबोधित करते हुए सरकारी प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। मतलब चाहे वो लोग हों, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो सरकार हो, उनके बीच आपस में तालमेल, आपस में बातचीत और उन बातचीत के माध्यम से समाज का जो वंचित तबका है, जो इस पूरे गवर्नेंस के मॉड्यूल से बाहर है, उसकी उपेक्षाओं को आप फुलफिल कर रहे हैं। तो ये तब, और अगर आप कर रहे हैं तो आप प्रशासन जो है अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनती है। भ्रष्टाचार को कम करना, जैसे आपने सारा एग्जिस्टिंग लिटरेचर देखा है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर भी, चाहे वो वेस्ट एशिया का एग्जाम्पल हो, चाहे इंडिया, फिजी, इथोपिया का जो भी आर्टिकल है, सबने इस बात को क्या किया, स्ट्रेंथन किया है कि आईसीटी के प्रयोग से, ई गवर्नेंस के प्रयोग से क्या हुआ है, भ्रष्टाचार की पूरी वारदात को जो है वो कमी आई है। आप सिंपल समझ सकते हैं, पहले जो है चीज़ें मतलब मैनुअल होती थी, अभी सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन होने से क्या होता है कि आपके सारे डेटा जो है आपको बताने पड़ते हैं, उसको उसके वैलिडिटी को बताना पड़ता है। पहले क्या होता था, आप जो है मैनुअली लिखते थे, उसे फाइल बनाते थे, उसमें आप ऊपर नीचे कर देते थे, कोई उसे देखता नहीं था। अब क्या होता है, वो जो डेटा आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसको पूरा हिंदुस्तान, पूरा पब्लिक स्फेयर में वो डेटा है। तो निश्चित तौर पे करप्शन के जो पूरी वारदात थी उसको तो नकेल कसने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने निभाया है। इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है ये कहने में। नेक्स्ट वन इज सेवाओं और सूचनाओं का त्वरित प्रशासन सुनिश्चित करना, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, उसको त्वरित स्पीडी तरीके से जो है सुनिश्चित करना भी ई गवर्नेंस का उद्देश्य है। व्यवसाय के लिए कठिनाइयों को कम करने के लिए तत्काल जानकारी प्रदान करें और ई व्यवसाय द्वारा डिजिटल संचार को सक्षम करें। मतलब इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम डिजिटल संचार को आगे बढ़ाएं, कैसे ई व्यवसाय, ई बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो ये सारी चीज़ तब आगे बढ़ने से क्या होगा कि व्यवसाय की दुनिया में जो तात्कालिक समस्याएं हैं, वहाँ पे भी एक तरह से जब गवर्नेंस नहीं था, वो मॉड्यूल नहीं था, तो बहुत समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को कम करने में ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, ये इसका एक बहुत मेजर अचीवमेंट है जिसको ध्यान देना चाहिए। आगे हम बात करें कि ई गवर्नेंस के टाइप्स क्या हैं, क्या है ई गवर्नेंस का अलग अलग जो तरीका या अलग अलग टाइप। उसमें आप देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है एक पहला टाइप है, यानी सरकार से सरकार, G2G गवर्नेंस बहाल होना। सेकंड है गवर्नेंस टू सिटीजन, यानी सरकार से नागरिकों के बीच गवर्नेंस को बहाल करना। तो पहला है G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेकंड इज गवर्नमेंट टू सिटीजन। थर्ड वन इज गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी G2B यानी सरकार से व्यवसाय में। एंड फोर्थ वन इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी सरकार से क्या करना है आपको, जो कार्मिक है, जो कर्मचारी है, उसके बीच आप कैसे ई गवर्नेंस को बहाल करते हैं। तो हम चारों को समझने की कोशिश करेंगे, इसका पूरा रूप क्या है। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सूचनाओं का आदान प्रदान सरकार के भीतर होता है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार से या स्थानीय सरकारों के बीच जो है सूचनाएं आदान प्रदान करती है। मतलब यहाँ गवर्नेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक उपाय प्रयोग किया जाएगा वो सरकार की एक शाखा से दूसरी शाखा के बीच में होगी, चाहे सेंटर का स्टेट के साथ हो, सेंटर का लोकल के साथ हो, या स्टेट का लोकल के साथ हो। तो अगर आप दोनों के बीच एक लिंकेज इंटीग्रेट करके आप कम्युनिकेशन को विस्तार करेंगे तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंदर आएगा। और इसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स हैं जो इंडिया में अभी चल भी रही हैं और पहले से भी प्रचलन में है, उसको हम इसके एग्जाम्पल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। जैसे पहला स्कीम जो है वो है भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका में, सेकेंड वन इज खजाने प्रोजेक्ट भी कर्नाटका में ही है 1987 का। थर्ड वन इज स्मार्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश में इसे चलाया गया। एंड फोर्थ वन इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है। तो यानी चारों को जो है आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में। भूमि प्रोजेक्ट है क्या? भूमि प्रोजेक्ट दरअसल एक ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की बात करता है, यानी भूमि का जो रिकॉर्ड है
उसको ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ये हम सब वाकिफ़ हैं इस बात से कि हिंदुस्तान जैसे देश में, भारत जैसे देश में जिस तरह से पुराने, अगर आपको ज़मीन के किसी कागज़ को आपको लेना है तो वहाँ बहुत डिस्प्यूट्स आपको नज़र आएगा, क्योंकि सभी को जो है, सभी ने अपने अपने हिसाब से डिमार्क करके ज़मीन खरीद और बेच किया हुआ है। लेकिन उसका जब तक हम डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखेंगे तो हमेशा डिस्प्यूट बढ़ता जाएगा। तो सरकार ने ये सोचा कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, लोकल गवर्नमेंट ने मिलके कि हम क्यों ना ऑनलाइन डिलीवरी के रिकॉर्ड्स रखे, जो लैंड का रिकॉर्ड है उसको। तो ये एक आत्मनिर्भर ई सरकारी परियोजना है जो कि कर्नाटक के 6.7 मिलियन किसानों के लिए 20 मिलियन ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के प्रसारण को स्वचालित करता है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने भूमि परियोजना शुरू की और उसका विकास किया, और ऐसा कर्नाटक के सभी भूमि अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए किया गया था। मतलब जो भी रिकॉर्ड्स थे भूमि से जुड़े, जो भी आर्काइवल रिकॉर्ड्स थे, सबको कंप्यूटरीकृत किया गया इसमें। हालांकि यह पहल भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित था, यानी इसे भारत सरकार के जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और कर्नाटक के का जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा आपस में सह प्रायोजित था। जैसे हमने देखा ना कि सेंटर और स्टेट मिलके कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कर्नाटका गवर्नमेंट के आपस में मिलने के से जो है ये प्रोजेक्ट जो आगे बढ़ता है और वो दिखाई पड़ता है इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है खजाने प्रोजेक्ट इन कर्नाटका। यह पहल कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी और यह सर्वोत्तम G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उदाहरणों में से एक है। ये इसे 1987 में शुरू किया गया था। इसे मुख्य रूप से मैनुअल ट्रेजरी प्रणाली में प्रणालीगत खामियों को दूर करने और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में सुधार करने के लिए रखा गया था। यह देश की पहली परियोजना है जिसमें ट्रेजरी गतिविधियों की पूरी श्रृंखला जो है वो कंप्यूटरीकृत है। यानी कर्नाटक में आपने इससे पहले देखा भूमि प्रोजेक्ट था, ये दूसरा प्रोजेक्ट है खजाने प्रोजेक्ट, और यह भी अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल को प्रस्तुत करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। ये 1987 में ये परियोजना जो है वो शुरू हुई है और इसे मुख्य रूप से मैनुअल ट्रेजरी प्रणाली में जो ट्रेजरी है उसमें आप जानते हैं मैनुअली काम होता था और उससे कितना प्रणालीगत जो खामी था, जो डिमेरिट्स था, उसको दूर करने के लिए और कैसे सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली में जो सुधार लाया गया उसको इस्टेब्लिश करने के लिए किया गया था। यानी देश की पहली परियोजना है जिसने क्या किया कि ट्रेजरी के पूरे सिस्टम को क्या किया, पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया। कर्नाटका में यह एकमात्र परियोजना है जिसमें राज्य के बजट को मंजूरी मिलने से लेकर राज्य सरकार को खाते सौंपने जाने तक पूरी गतिविधि को सिस्टम में ट्रैक किया जा सकता है। मतलब राज्य सरकार को बजट की मंजूरी मिल गई, ये भी आप इंटरनेट के माध्यम से जान सकते हैं, और साथ में जो है सरकार को खाता सौंपा गया उसको भी आप जान सकते हैं। पूरा इंटरनेट के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसने वित्तीय नियंत्रण को बढ़ाया है और संचालन और आंतरिक नियंत्रण को स्वचालित करके जवाबदेही को प्रोत्साहित किया है, और इसके परिणाम स्वरूप उच्च लागत और दक्षता में जो है वो बचत हुई है। यानी ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है कि इससे क्या हुआ है कि जो उच्च लागत लगता था उसमें कमी आई है, और दक्षता जो है जो बहुत ज़्यादा इसमें वो लगता था मैन पावर, उसमें भी जो है वो बचत हुई है। तो ये दोनों प्रोग्राम एक सेम स्टेट से है, भूमि और जाने प्रोजेक्ट, और दोनों प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब जो ई गवर्नेंस का मॉड्यूल है उसके हिसाब से है। यानी कि जो मैंने 4 अलग अलग टाइप्स बोले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का, जिसमें फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेकंड वन इज G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, थर्ड वन इज गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, एंड फोर्थ वन इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में हमने ये दोनों योजनाओं के बारे में देखा। भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका में और खजाने प्रोजेक्ट जो है वो भी कर्नाटका में है, और आगे हम 2 और प्रोजेक्ट के ऊपर इसमें देखेंगे, एक स्मार्ट गवर्नेंस प्रोग्राम आंध्र प्रदेश और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है उसके बारे में। अगले स्कीम में देखें तो ई सेवा जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाए तो एक स्कीम इसमें स्मार्ट गवर्नेंस प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में, और स्मार्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्दावली है। स्मार्ट में S का मतलब है यहाँ पे सिंपल से,
एम का मतलब यहाँ पे है मोरल से, ए का मतलब जो है यहाँ पे है अकाउंटेबल से, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिव, और टी का मतलब है ट्रांसपेरेंट। यानी सिंपल, एस फॉर सामान्य, एम जो है वो हो गया आपका मोरल यानी नैतिक, ए हो गया अकाउंटेबल यानी जवाबदेह, आर हो गया रिस्पॉन्सिबल यानी अनुक्रियाशील, और टी मतलब ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंटल प्रोग्राम इन आंध्र प्रदेश। और अगर आंध्र प्रदेश में देखें ई सेवा के इस पूरे प्रोविजंस को, तो यह परियोजना सभी नागरिकों को ई बिजनेस की सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसने नागरिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय तक पहुंचकर और ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करके सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दी। इस अवधारणा ने नागरिकों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की, खासतौर पे उपयोगिता बिलों का भुगतान करते समय जो बिल भुगतान कर रहे थे उसमें ई गवर्नेंस, ई मॉड्यूल आने से क्या हुआ, जो मिडिल मैन का करप्शन था और बाकी चीज़ थी उससे उनको निजात मिला। तो ये बहुत पॉपुलर स्कीम था वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल ई गवर्नेंस योजना। इस योजना की शुरुआत 2006 में हुई और इसका उद्देश्य जो है वो उस सरकारी सेवाओं में नागरिकों को बेहतर डिलीवरी का प्रसार करना है, और इसका उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर आम लोगों को सेवा प्रदान करना है, ताकि कार्यकुशलता और पारदर्शिता भी जो है वो स्टैब्लिश हो पाए। तो नेशनल ई गवर्नेंस योजना भी एक पॉपुलर योजना है जिसको इसके अंतर्गत जो है लाया गया है। जो स्मार्ट जो गवर्नमेंट का योजना है, जो जिस पे हमने बात किया अभी कि स्मार्ट के सारे फॉर्म्स बताए, सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। बेसिकली तकनीकी नवाचार और कुशल प्रबंधन कौशल के आधार पर दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट सरकार का जो है अवधारणा विकसित किया गया था सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो है SAPF स्मार्ट आंध्र प्रदेश फाउंडेशन की स्थापना भी जो है इसके अंतर्गत की गई थी इसमें। तो ये अपने आप में एक नया मुहिम था उससे रिलेटेड। हमने अभी तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट देखा था। अगला जो है वो गवर्नमेंट टू सिटीज़न है, यानी कि ई गवर्नेंस के प्रयोग से किस तरह से सरकार और नागरिकों के बीच एक कड़ी स्थापित हो सकती है, इसको इसके माध्यम से समझा जा सकता है। इसमें इंटरैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीज़न को फोकस किया गया, यानी सरकार और नागरिकों के बीच अंतःक्रिया, बातचीत को इसमें प्रमुखता दी गई है। दिस इनेबल्स सिटीज़न टू बेनिफिट फ्रॉम द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ए लार्जर रेंज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। और इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का प्रयोग करके जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसका अधिक लाभ नागरिकों तक पहुंचे, और एक तरह से नागरिक और सरकार के बीच जो एक कनेक्शन है वो कनेक्शन कितना मजबूत हो, कितना उसमें एक कनेक्शन को कैसे स्टैब्लिश किया जाए। इसमें एक्सपेंड द एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। इसमें दोनों चीज़ है, जो सरकारी सेवाएं हैं उसको कितना एक्सेस किया जाए और कितना उपलब्ध करा जाए, पहला तो ये चीज़ है। दूसरा है कि ये जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो सेवाओं की गुणवत्ता है, उसको कितना सुधार किया जाए। तो गवर्नमेंट टू सिटीज़न का यही मेन उद्देश्य है कि जो सरकारी सेवा है उसके प्रति आम नागरिक जो है वो संतोषप्रद महसूस करे। अगर कुछ शिकायतें हैं तो अपने ग्रीवेंस को अगर वो उठाता है तो उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो। द प्राइमरी एम इज़ टू मेक गवर्नमेंट सिटीज़न फ्रेंडली। और इसका जो है जो प्रमुख उद्देश्य है इसका, द प्राइमरी एम है कि सरकार को कैसे नागरिक अभिमुखी बनाया जाए, यानी सरकार नागरिकों के हिसाब से, नागरिकों के अनुसार और नागरिकों की चिंता को मुख्य चिंता मान के चले, तब इससे गवर्नमेंट टू सिटीज़न का जो पूरा जो एक स्ट्रक्चर है वो उससे फुलफिल होता है। अगला जो है वो है गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी सरकार और व्यवसाय के बीच का एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का क्या टूल है, किस तरह से उसके बीच में आपस में कनेक्शन है, उसको देखें तो इट इनेबल्स द बिजनेस कम्युनिटी टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट बाय यूजिंग ई गवर्नेंस टूल। मतलब जो व्यवसायी घराने हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो इंटरनेट का प्रयोग करके कैसे सरकार के साथ
जो है इंटरैक्ट करती है और इससे गवर्नेंस का पूरा मॉड्यूल कैसे बेहतर होता है। पहले क्या होता था कि कुछ भी काम करना है, कोई भी स्ट्रक्चर में काम करना है तो सरकार से मैनुअली एप्लीकेशन लिख रहे हैं, प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, चाहे टेंडरिंग हो कुछ हो। तो अब क्या है कि आप डायरेक्ट जो है आप इंटरनेट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं सरकार के साथ। द ऑब्जेक्टिव इज टू कट रेड टेपिज्म विच विल सेव टाइम एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। इसका बहुत एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो यही है कि किस तरह से लाल फीताशाही में कमी लाई जाए और किस तरह से समय को बचाया जाए और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें कैसे कमी की जाए। एंड दिस विल आल्सो क्रिएट ए मोर ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट व्हेन डीलिंग विद द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ ये इसका उद्देश्य ये भी है कि कैसे जो व्यावसायिक माहौल है उसको बेहतर किया जाए और सरकार के साथ एक निरंतरता इसमें जो है लागू है। अमूमन हम जान रहे हैं जो पहले जो काम करने का तरीका था वो फाइल बेस्ड था। फाइल बेस्ड में हम जानते हैं कि लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा द्रुत अलग स्तरों पे थी। तो क्या हो रहा है कि आप इसमें इंटरनेट मीडियम से जब आप व्यवसाय कर रहे हैं, इंटरनेट के टूल के साथ जब आप व्यवसाय कर रहे हैं तो टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रहा है और साथ में रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही भी इससे कमी हो रही है। तो डेफिनेटली इसका जो परिणाम आएगा वो बेहतर आएगा और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से ये जो है मुक्त होगा ये पूरा सिस्टम और ये पूरा व्यवस्था। द गवर्नमेंट टू बिजनेस इनवाइट्स help in services such as licensing, procurement, permits and revenue collections। यानी इसमें क्या हो गया कि लाइसेंसिंग, खरीद, परमिट और राजस्व संग्रह जैसी जो सेवाएं हैं उसमें भी इसमें मदद मिलेगी अगर आप इंटरनेट टूल के साथ इसको जो है आगे बढ़ाते हैं और उसको काम करने के लिए आगे उसको प्रोन्नत करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर, यानी कि सरकार और आम जो कार्मिक है उसके बीच का क्या कनेक्शन है। जैसे आप देखते होंगे डायरेक्ट कनेक्शन है और डायरेक्ट सरकार और आम एम्प्लॉयर जो है वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ गया है। फॉर एग्जांपल जो भी लोग सरकारी सेवाओं में हैं या भी जो भी लोग निजी सेवाओं में हैं, आज अगर आप अब सेवा में हैं तो आप याद कीजिए 90 के दशक के पहले जब इंटरनेट का उस तरह से फैसिलिटेशन नहीं था तब आपको जब वेतन मिलता था तो वेतन आपको जो है वो मैनुअल मिलता था, नगद आपको वेतन दे दिया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज आपको वेतन जो है वो आपके अकाउंट्स में आ रहा है। तो और वो किस माध्यम से आ रहा है, वो इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है। तो किस तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ जुड़ रहा है इंटरनेट माध्यम से, इसका सबसे एग्जाम्पल बेहतर यही है कि मतलब इंटरनेट ने स्पीडी किया है उस पूरे प्रोसेस को। जो कर्मचारी काम करते हैं और जो सरकार है उनके बीच एक लिंक करने का काम किया है। तो दिस काइंड ऑफ इंटरैक्शन इज बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स एम्प्लॉय, यानी ये इसके तहत जो भी इंटरैक्शन होगा वो सरकार और उसके एम्प्लॉय के बीच होता है, ये बात तय है। एंड ICT टूल्स हेल्प इन मेकिंग दिस इंटरैक्शन फास्ट एंड इफिशिएंट एंड दस इंक्रीजेज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ एम्प्लॉय। जैसे ही आप जानते हैं कि हम इसमें ICT मीडियम का प्रयोग कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारी अंतःक्रिया को बहुत द्रुत कर रहा है, बहुत प्रभावी बना रहा है। और इससे क्या होता है, फाइनली जब द्रुत होता है, प्रभावी होता है तो आम नागरिक जो है वो बहुत संतोषप्रद फील करता है, बहुत सेटिस्फाइड फील करता है कि उसे लग रहा है टाइम इसमें बर्बाद नहीं हो रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयर का। इस स्टेज में हम देखेंगे आगे की अप्रोचेस क्या है ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस को देखने का क्या उपागम हो सकता है। तो जो एस्टैब्लिश लिटरेचर है, जो स्थापित साहित्य है, वो ये कहता है कि ई गवर्नेंस को 4 डिफरेंट स्टेजेस में इसके विकास को, इसके अप्रोच को समझ सकते हैं। पहला जो स्टेज है उसको प्रेजेंस कहते हैं, यानी उपस्थिति है ये। दूसरा जो स्टेज है वो इंटरैक्शन है, यानी अंतःक्रिया है। थर्ड जो स्टेज है वो ट्रांजैक्शन का स्टेज है, यानी इसमें जो है आप ट्रांजैक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है आप कम्युनिकेशन करते हैं। फोर्थ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण का जो है स्टेज है। तो ये चारों स्टेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक एक करके अगर आप इसके डेवलपमेंट को अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ये जो चारों जो स्टेजेस है उसमें पहला जो है वो प्रेजेंस का है। प्रेजेंस मतलब गवर्नमेंट विल गो टू इंटरनेट एंड एस्टैब्लिश एटलीस्ट प्रेजेंस ऑनलाइन। क्या पहले ऐसा संभव था? पहले ऐसे संभव नहीं था। अगर आप किसी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे होते थे तो आपको जो है
मतलब ऑनलाइन मोड नहीं, ऑफलाइन मोड में आवेदन भरना पड़ता था और वहाँ भेजना पड़ता था डाक से, और फिर वो वहाँ से वो आपके एप्लीकेशन को स्वीकृत करते थे। डाक से आपको आपका जो आई कार्ड है वो आपको मिलता था। लेकिन इंटरनेट आज के समय में कितना प्रगतिशील हो गया, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इंटरनेट के आने से जो पहला अप्रोच है कितना मजबूत है कि नाउ गवर्नमेंट अपने आप को ऑनलाइन प्रेजेंस दिखा रहा है कि हाँ, हम ऑनलाइन आपके साथ अवेलेबल हैं, आप आइए और हमारे साथ डायलॉग करिए। तो पहला जो स्टेज है वो प्रेजेंस का स्टेज है, यानी कि गवर्नमेंट आर नाउ रेडी टू कीप देमसेल्फ ऑनलाइन प्रेजेंट। तो ऑनलाइन जो है सरकार आपके समक्ष उपलब्ध है। सेकेंड जो स्टेज है वो है नाउ सिटीजन विल इंटरेक्ट विथ गवर्नमेंट ऑनलाइन, यानी कि जब प्रेजेंस हो रहा है सरकार का तो फिर अगला स्टेज क्या होगा? अगला स्टेज ये होगा कि नागरिक अब जो है जाएगा और सरकार के साथ एक डायलॉग, एक इंटरेक्शन इस्टेब्लिश कर सकता है। आप पूछ सकते हैं सरकार से कि हाँ ये फॉर्म है या ये हमारी चिंता है, ये हमारा कंसर्न है, तो उसका क्या, किस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे। तो एक तरह से आप क्या कह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले आप वो इंटरेक्ट कैसे करते थे? आप उसको मैनुअली करते थे, आप चिट्ठी लिखते थे, आप वहाँ पे जो है कुरियर करते थे। अब आप क्या कर रहे हैं, अब डायरेक्ट आप ईमेल के थ्रू बहुत अच्छे से आप जो है सरकार के साथ जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो एक मेजर चेंज है ये सरकार के कार्यप्रणाली को अगर आप देखेंगे तो। नेक्स्ट वन इज ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन मतलब we will begin to interact with communication tools such as email, but in third stage transaction is very important. Through it government will provide you authentic information. मतलब मान के चलिए आपने कहीं का फॉर्म डाला और उस फॉर्म में आपने पहले, सरकार ने बोला कि ये फॉर्म आ चुका है ऑनलाइन, फिर आपने उसमें प्रोसेस किया, सरकार को पूछा कि अच्छा ठीक है लास्ट डेट ये वो, आपने एक इंटरेक्शन किया। थर्ड स्टेज में फिर क्या है कि आपको मान के चलिए वो फॉर्म को फिल करना और साथ में आपको क्या करना है, पैसे भी डालने हैं फॉर्म के लिए। तो गवर्नमेंट ने बताया हुआ कि ये हमारा जो है ये बैंक का ये नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, फला है, आप वहाँ पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मनी का। तो इस लेवल पे क्या कर रहे हैं आप, अब ट्रांजेक्शन भी आप करना आपने स्टार्ट कर दिया है, तो ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। ईमेल है आपके पास, ईमेल के माध्यम से आप सारा कुछ करके फॉर्म को भेज देते हैं। एंड फाइनली जब आप प्रेजेंस कर लिया आपने, आप इंटरैक्ट कर लिया आपने, ट्रांजेक्शन कर लिया आपने, तो ये पूरी चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो अपने आप में आप समझ रहे हैं ना कि पूरा उसे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूरी तरीके से शासन के कार्य करने का तरीका बदल रहा है। और ये अपने आप में बहुत आमूलचूल चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो इसमें आप क्या करें, इंटीग्रेट ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड प्रोवाइड फास्टर डिलीवरी सर्विसेज, यानी जब आप एक लेवल के जितने डिपार्टमेंट है सबको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि जो फास्टर डिलीवरी सर्विस है उसको आप कैसे बेहतर बनाइए। और हमेशा पॉलिसी के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है। ख़ासतौर पे जब हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी के युग में हैं तो आप देखिएगा कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है, डिफरेंट जो मिनिस्ट्री है, उसमें सिनर्जी का अभाव है। तो इस पूरे मुहिम के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसमें एक तरह का सिनर्जी, उसमें एक तरह का जो है एक कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करें ताकि वो पूरा मुहिम जो है सफलतापूर्वक तरीके से जो है वो आगे बढ़े। तो ये अप्रोचेस में हमने देखा 4 डिफरेंट टाइप, प्रेजेंस, इंटरैक्शन, ट्रांजिशन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन। Next one is now we can see some challenges to e-governance. E-governance से जुड़ा challenges क्या है, ये बहुत important है देखना। अगर आप challenges देख रहे हैं तो आप देखिए कि भारत में IT साक्षरता और e-governance के संदर्भ में जागरूकता का बेहद अभाव है। हम लोग जिस टाइम फ्रेम में हैं 2024 में, अभी भी आप देखिएगा कि लोगों तक मोबाइल का तो पहुंच है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से वो कितना आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, क्या ईमेल उतना प्रचलन में है, क्या संचार के जो दूसरे साधन हैं, जो लोकप्रिय साधन को अगर आप छोड़ दें तो ये अगर आप देखेंगे तो एक हिसाब से आपको एक दूसरा फिगर भी नज़र आएगा कि लोग यूज़ कर रहे हैं अलग तरह से, लेकिन कितने परसेंटेज लोगों के पास मोबाइल है और वो जिसके पास मोबाइल है वो IT के लेवल पे कितना साक्षर है, नहीं है। तो ये सारे डेटा को जब आप देखते हैं तो आपको अभी भी लगेगा कि एक जागरूकता का अभाव है, और जागरूकता का अभाव शायद इसलिए भी है क्योंकि उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, और फैसिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि शायद वो गरीबी की मार झेल रहे हैं। तो पॉवर्टी इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस, शायद इसलिए उनके पास संसाधन वो नहीं है।
दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैलेंज है गवर्नेंस के अंदर, आईटी के प्रयोग को नौकरशाही का समर्थन नहीं मिलता। अब ये बहुत दिलचस्प है, आप देखिए नौकरशाही का समर्थन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नौकरशाही है, जो बाबूशाही है, वो अभी भी परंपरागत तरीके से ही काम करने में रुचि रखता है। आखिर क्यों? क्योंकि परंपरागत तरीके से जब आप काम करते हैं तो वहाँ बहुत गुंजाइश होती है कि आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं। जब आप फाइलें बनाते हैं और फाइलों में रकम दिखाते हैं कि इस मद में ये पैसा आया और इतना खर्च हुआ और ये हुआ, तो उसका आप लीपापोती कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटरनेट के माध्यम से नौकरशाही को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे शासन और स्वच्छता और बेहतर शासन का दबाव होता है और आपको सब कुछ जो है, सारी जानकारी जो है वो सही डालनी पड़ती है। तो जब आप सही जानकारी डालेंगे तब करप्शन के पूरा जो वाकया है उसमें कमी आएगी, क्योंकि आपके फंसने की गुंजाइश होगी। तो इसीलिए जो नौकरशाही है वो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया अपनाता है अमूमन, कि उसे गवर्नेंस को ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। और उसके पीछे भी कारण है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है उससे अभी भी ग्रसित है। वो अपने आप को माई बाप ही समझती है सिटीज़न का, और वो उसी तरह से उससे डील करना चाहते। उसे नहीं लगता है कि हमें आंसरेबल होना चाहिए सभी चीज़ के लिए, सभी चीज़ मैं उनको बताऊं। नेक्स्ट वन इज़ पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव, लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है, खासतौर पे पुअर कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जो है एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके कारण जो ई गवर्नेंस अपनी मार्ग में, अपनी सफलता की राह में जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नेक्स्ट वन इज़, अगर आप आगे देखें तो भाषा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अंग्रेज़ी अभी भी सूचना और प्रौद्योगिकी और संचार की महत्वपूर्ण भाषा बन गई है, जबकि भारत में लगभग 8 से 10% लोग ही जो है अंग्रेजी में कुशल हैं। तो जब तक लोकल भाषा में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तब तक इसका विस्तार ठीक से नहीं हो पाएगा। एंड फाइनली कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट है कि महंगा प्रविधि है, पब्लिक व्यय इसमें अधिक ज़रूरत पड़ती है, लोगों के पास पैसा नहीं है। डिजिटल डिवाइड भी है इसमें, इंटरनेट यूजर और गैर यूजर के बीच में अगर आप देखेंगे तो वो डिवाइड आपको अमीर गरीब, पुरुष महिला और शहरी ग्रामीण के बीच भी आपको दिखाई देगा। यानी जो इंटरनेट यूज़र है वो अमूमन अमीर वर्ग से ताल्लुक़ रखता है, वो अधिकांश पुरुष है और शहरों में रहता है, जबकि जो इंटरनेट यूज़र नहीं है वो अमूमन महिलाएं हैं, गरीब हैं और वो ग्रामीण परिवेश में रहती हैं। तो जेंडर डिवाइड भी एक इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे यूएन की रिपोर्ट देखेंगे आप तो उसमें बताया गया केवल 22% इंटरनेट यूज़र जो है महिलाएं हैं। प्राइवेसी और आइडेंटिटी का भी क्वेश्चन है कि कैसे आपकी प्राइवेसी उससे ख़त्म होती है, लेकिन लाभ भी है, डेफिनेटली एडवांटेजेस में है कि वो आपको स्पीडी देता है इंटरनेट सूचनाओं का, आप इंटरनेट फ़ोन ये सबसे स्पीडी सूचनाएं आपको मिल जाती है। कॉस्ट रिडक्शन होता है, आप कहीं पे ईमेल के जगह आप कहीं पे कुरियर करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उससे कॉस्ट बढ़ता है, इंटरनेट के माध्यम से इजीली आप कर सकते हैं। पारदर्शिता भी इससे आती है क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अकाउंटेबिलिटी भी इससे बढ़ती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी आने से, जैसा कि कहा गया है कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जैसे ही आप जवाबदेह सरकार बनेगा आप एक उत्तरदायी सरकार बन जाते हैं, तो रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ती है सरकार की, कन्वीनियंस भी बढ़ती है, सुलभता होती है, क्योंकि आपको निश्चित तिथि और स्थान पे जो है लोक सेवाएं मिल जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे लाभ हैं इसके, खासतौर पे सरकार की वैधता में इससे बढ़ोतरी हो रही है, प्रशासन में भ्रष्टाचार में कमी भी हो रही है, नागरिकों के सशक्तिकरण, सूचना की सुलभता बढ़ रही है, सरकार और व्यवसाय और उद्योग के साथ एक तरह से अंतःक्रिया इंटरैक्शन में सुधार हो रहा है, प्रशासनिक प्रक्रिया में पेपर वर्क और लालफीताशाही में भी कमी आई है ई गवर्नेंस आने से, लोक प्राधिकार यानी पब्लिक अथॉरिटी और नागरिक सेवा के बीच संबंधों में भी सुधार हुआ है, सांगठनिक संरचना में पद सोपान जो था, एक हायरार्की जो था उसमें कमी आई है, हायरार्की जो हायरार्की का ट्रेडिशनल मॉडल था वो उससे जो डिसअपीयर हो रहा है, खासतौर पे ई गवर्नेंस आने से। और एक फाइनली हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक प्रक्रिया जो है उसका जो है पुनः संरचना हुआ, मतलब ई गवर्नेंस के मोड में हम एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ
जो है एक स्ट्रक्चर की बात सोच सकते हैं और जिससे स्पीडी वर्क हो रहा है। तो जो ट्रेडिशनली बेवेरियन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो अब नहीं है, अब उसमें जो है सुधार हुआ। तो इस तरह से आज की कक्षा में हमने देखा कि किस तरह से एक विस्तृत आयाम में जो ई गवर्नेंस का मॉड्यूल है उसके अलग अलग डायमेंशंस क्या है, लिटरेचर, लार्ज लिटरेचर पे हमने चर्चा की ई गवर्नेंस में, साथ ही जो है उसके अलग हिस्सों को भी बात किया है। तो मुझे लगता है आपको बहुत रुचिकर लगा होगा आज की कक्षा भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।